फिजिक्स बहुत कंफ्यूजन रहता है यार। बुक्स कौन सी करनी चाहिए, थ्योरी कहाँ से पढ़ना चाहिए, हाउ टू अप्रोच प्रॉब्लम्स, हाउ टू मास्टर फॉर्मूलाज एंड थ्योरी। अच्छा भैया, जेई मेंस और जेई एडवांस के सिलेबस में क्या डिफरेंस रहता है और लेवल क्यों ज़्यादा रहता है। फिर उसके बाद भैया मैं ये वाले नोट्स पढ़ लूँगा तो हो जाएगा मेरा। मुझे सेल्फ इवैल्यूएशन कैसे करना चाहिए, मुझे कैसे पता चलेगा कि हाँ यार मुझे अब ये चैप्टर इतने अच्छे से आया है। ठीक है, और कुछ इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हमें जब तक पता चलते हैं एंड तक, तब तक डिस्ट्रैक्शन हो चुका रहता है। सो नाउ यू हैव टू डिसाइड कि ये वीडियो अच्छे से देख के उन सारी स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट कर लें, या तो एग्जाम के एक हफ्ते पहले हाउ टू सिक्योर 90 मार्क्स इन 1 और 2 मंथ्स इस टाइप के वीडियोस देखना पड़ेगा। दिस इज अथर चौक से सेकंड ईयर अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट एट आईआईटी खड़गपुर। चलिए शुरू करते हैं। तो यार इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि कैसे बेसिकली फिजिक्स पढ़ा जाए। तो सारी चीजें हम लोग इसमें कवर अप करने वाले हैं। तो शुरू करते हुए मैं आपको ये बता दूं कि फिजिक्स इज ऑल अबाउट बेसिक डेफिनेशंस एंड बेसिक लॉज। अब आप बोलोगे कि भैया मुझे फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट लगता है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहे, तो मैं बोलूंगा कि रियली यार जब मैं फिजिक्स स्टार्ट करी थी मैंने मेरे 11th स्टैंडर्ड में, तो फर्स्ट डे जिन टीचर ने मुझे पढ़ाया था उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही बात बोली, अथर फिजिक्स इज ऑल अबाउट बेसिक डेफिनेशंस एंड बेसिक लॉज, और इससे हमें घबराना नहीं है। फिजिक्स यार सही में सिंपल होता है। कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि फिजिक्स को एक रेजिस्टिंग फैक्टर बना लेते हैं अपने गोल को अचीव करने में। तो मैं बोलता हूं कि आपको करना सिर्फ ये है कि रिड्यूस द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर करके रेजिस्टेंस रिड्यूस करना है, उसको रेजिस्टिंग फैक्टर नहीं बनाना है। और दूसरी चीज बीइंग मोर स्ट्रीमलाइन, मतलब क्या कि आपको अपनी स्किल स्मूथन करनी पड़ेगी प्रैक्टिस करके। तो यही दो चीजें, कॉन्सेप्ट सीखो प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट सीखो प्रैक्टिस करो। लेकिन फिर भी मैं आपको अच्छे से प्रॉपर्ली स्ट्रैटेजिकली कैसे करना है ये इधर समझाता हूं। तो शुरू करते हुए अपन सबसे पहले ये देखते हैं कि फिजिक्स के पोर्शंस हैं मैकेनिक्स, एसएचएम वेव्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स और जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और ग्रेविटेशन। ये कौन से क्लास का सिलेबस है? ये है 11th का सिलेबस। और वहीं दूसरी जगह है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। ये है 12th क्लास का सिलेबस। ठीक है भैया, ये आ गई हमको बात समझ में। लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूं इधर कि जब तक आप ये नहीं समझोगे कि आपका इधर का इंपॉर्टेंस इधर कितना आता है, और 12th वाले स्टूडेंट को ये नहीं पता कि अब जो वो आगे पढ़ने वाला है उसमें उसके पीछे पड़ी हुई चीजें कितनी ज्यादा काम आने वाली है, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। ऑलराइट, चमक रही है मेरी बात? ठीक है, तो अपन अब इधर ये देखते हैं कि 11th में मैकेनिक्स में जो होता है, मैकेनिक्स बिल्कुल बेस है फिजिक्स का। तो जो बच्चा 11th का ये वीडियो देख रहा है वो ये समझ ले कि आगे जितनी भी चीजें उसको पढ़ने वाले हैं उसमें इनडायरेक्ट वे में इन कॉन्सेप्ट्स का यूज होने वाला है। कैसे? जैसे 12th में अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स चालू कर दिया होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी कई सारे चार्ज को स्टैटिक रखा, उसमें टॉर्क लगा रहे हैं, उसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा रहे हैं कोई मैकेनिक्स के क्वेश्चन बना के। देन उसके बाद वर्क एनर्जी कंजर्वेशन के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो यार ये बेसिक इधर से स्टार्ट होते हैं, वही सारी चीजें इधर लगती है। और सेम गोज विद मैग्नेटिज्म। अब ऑप्टिक्स के इधर दो पार्ट हैं, दैट इज वेव ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स। तो इधर जो वेव्स वाला पोर्शन है, इसके जो बेसिक्स हैं वो इधर के इधर यूज होता है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? जो इधर ट्रांसवर्स वेव हम इधर पढ़ते हैं, लाइट इज ऑल्सो ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो वो हम इधर पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आता है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। ये ऑल्दो एक सेपरेट ब्रांच है, तो इसका एज सच बहुत ज्यादा यूज नहीं है इधर। देन जीपीएम एंड ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डायरेक्टली रिलेटेड है। जब आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ जाएगा ना, तब आपका ग्रेविटेशन भी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में मैकेनिक्स के ही इनडायरेक्टली बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं, फोर्स, प्रेशर। ठीक है, तो आप ये चीज इधर सीखते हो। तो आ गई बात समझ में कि जब तक आपके ये वाले कॉन्सेप्ट, अब इसका भी ऑर्डर क्या है, पहले मैकेनिक्स, फिर जीपीएम ग्रेविटेशन, फिर एसएचएम वेव्स और फिर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। और फिर उसके बाद 12th वाले सिलेबस का तो ऑलमोस्ट इसी डायरेक्शन में जाता है सिलेबस करने का तरीका। लेकिन आपको ये चीज अब समझ में आ चुकी होगी कि इसका इधर इंपॉर्टेंस कितना है। तो जो 11th के स्टूडेंट्स है वो इसको अच्छे से बिल्कुल फोकस करना है ताकि आपको 12th में गलती ना हो, दिक्कत ना आए। और जो 12th के स्टूडेंट्स है उनको ये समझते हुए ये वाले टॉपिक्स को और इंप्रूव कर लेना है ताकि आगे बढ़ते हुए उनको दिक्कत ना आए। आगे बात समझ में? ठीक है, फील आ रही है? अब आगे बढ़ते हैं।
तो आगे बढ़ते हुए मैं आपको एक और डाउट क्लियर कर देना चाहता हूं इधर ही, कि मेंस वर्सेस एडवांस। अब ये क्या है भैया, तो इसमें मैं ये बोल रहा हूँ कि कई बच्चों को ये डाउट होता है कि जेई मेन और जेई एडवांस के सिलेबस में कितना डिफरेंस होता है। ठीक है, तो एक चीज आप ये समझ लो कि पढ़ाई करने से पहले क्या पढ़ने वाले हम उसको जानना बहुत जरूरी है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलग अलग जेई मेन और जेई एडवांस का क्या सिलेबस है उसकी मैंने लिंक दे दी है, तो वो आप सबसे पहले चेकआउट करो। इन शॉर्ट मैं आपको ये बता दूं कि ऑलमोस्ट सिलेबस तो सेम है एक्सेप्ट अ फ्यू टॉपिक्स जो इधर लिखे हुए हैं। सेमीकंडक्टर, लॉजिक गेट्स, ईएम वेव्स, पीओसी, केटीजी, थर्मल फिजिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, एसएचएम में डैम्प्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन वाला पार्ट, और ये मेंस में एक्स्ट्रा है, एडवांस में ये चैप्टर्स नहीं है। ठीक है, तो थियोरेटिकली मेंस का सिलेबस ज्यादा है, लेकिन दूसरी जगह मैं आपको ये बता दूं कि एडवांस और मेन में बेसिकली क्वेश्चंस का ये डिफरेंस है कि दोनों में प्रोफाइल अलग है। एडवांस का लेवल क्यों इंप्रूव होता है, बेसिकली 4 टाइप के क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस करेक्ट बना के वो एडवांस में पूछ लेंगे, तो उससे क्वेश्चन की डिफिकल्टी बढ़ गई। 4 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को एक ही कॉन्सेप्ट में मर्ज करके एक ही क्वेश्चन बना के एडवांस में पूछ लेंगे। तो आप समझ रहे हो कि ये सारे टॉपिक्स का आपस में इंटर रिलेशन कितना ज्यादा है। ठीक है, तो ये बात इधर समझ में आ गई। तो ठीक है भैया, मेन और एडवांस का भी अब सॉर्ट आउट है ना। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो गई। अब यार मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली फिजिक्स को सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए। तो मैंने इसको 3 स्टेप्स में बांटा है। स्टेप 1 इज कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी बिल्डिंग, देन स्टेप 2 इज प्रैक्टिस, एंड स्टेप 3 इज टेस्ट प्लान। इन चीजों को फर्दर डिवाइड किया गया है। अब मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि ये यार बेसिकली 3 पिलर्स हैं फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए। 3 पिलर्स हैं, जिसमें से एक भी पिलर लड़खड़ा है तो आपकी इमारत गिर सकती है। फील आ रही, समझ आ रही है मेरी बात। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी बिल्डिंग में देखते हैं कि इसमें 3 पोर्शन है। फर्स्ट इज लेक्चर नोट्स, देन देयर इज बुक थ्योरी, और फिर है सॉल्व्ड एग्जांपल। तो अब भैया लेक्चर नोट्स तो मेरे पास है, मैंने किसी और भैया के मांग लिए थे, तो यार ये चीज आपके काम नहीं आने वाली। हाँ, आप उसको एक रेफरेंस की तरह यूज कर सकते हो, लेकिन दूसरे के नोट से ही सिर्फ पढ़ना, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। ठीक है, तो 3 तरह से लेक्चर नोट्स बनाए जाते हैं। आपकी जो लेक्चर्स आप अटेंड कर रहे हो, क्लासरूम तो अभी प्रोग्राम्स चल नहीं रहे, देन देयर इज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, उससे कर रहे हो, या तो यूट्यूब से भी कई बच्चे पढ़ते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि जब भी आप कोई भी लेक्चर देखो तो उसको एक मूवी की तरह नहीं देखना है कि हाँ भाई एक पिक्चर चल रही है और आराम से बैठे हुए पिक्चर देख ली। तुमको मेहनत करनी पड़ेगी उसके साथ, एक टेबल चेयर पे बैठो और उसके नोट्स बनाओ अच्छे से। ठीक है, तो ये हो गई आपके नोट्स की बात। फिर आती है बुक थ्योरी। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने कई बुक्स लिख रखी है, मैं उसको भी तुमको आगे समझाता हूँ वीडियो के कि इन बुक्स को कैसे यूज करना है। लेकिन जब तुम लेक्चर नोट्स कंप्लीट कर लोगे तो फिर उसके बाद उस पर्टिकुलर टॉपिक वाइज उस बुक की थ्योरी पढ़ते जानी है। ठीक है, आ रही है बात समझ में। फिर यार तुम देखोगे कि जो भी मटेरियल तुम सॉल्व कर रहे हो उसमें कई सारे सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी होंगे। तो अब कई बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन जंप करने के लिए सॉल्व्ड एग्जांपल्स को इग्नोर कर देते हैं। तो दैट इज अ बिगेस्ट मिस्टेक आई एम गोइंग टू टेल यू, और उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट भी है। अगर आप ये सोच के सॉल्व्ड एग्जांपल सॉल्व कर रहे हो कि यार इसी डायरेक्शन में ऐसे ऐसे सॉल्व करते हैं और ये प्रोफाइल कर लेते हैं और मुझे फिजिक्स आ जाएगी, तो वो भी चीज गलत है। क्यों भैया, ऐसा क्यों? बात यह है बच्चा कि जब तुम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो फिजिक्स में कोई प्रोफाइल नहीं होती, हाँ मैथ्स में एक जगह होती है। तुम्हारे कई सारे लोग केसेस बना देता है। ठीक है, कि ये जैसे प्रोजेक्टाइल फेंका तो हाइट से इतना, ग्राउंड से ऐसे फेंका, रेंज, और ये अब तुम अलग अलग इतने सारे फॉर्मूलाज तो याद नहीं कर सकते। हम कोई मेडिकल नीट के एग्जाम नहीं दे रहे कि जहां रट के चले गए, दिस इज जेई, इसमें इतनी चीजें नहीं रटा सकती हैं। ठीक है, तो तुम्हें समझना पड़ेगा, और उसी के लिए सॉल्व्ड एग्जांपल्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तुम्हें एक अप्रोच डेवलप करनी पड़ेगी कि तुम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हो। एप्लीकेशन पार्ट तुम्हारा इससे इंप्रूव होगा। तो ठीक है, अगली बात समझ में। तो ये हो गई कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी बिल्डिंग वाला पोर्शन। फिर आए प्रैक्टिस में हम, तो अब तुम जाके न्यूमेरिकल्स को अटैक कर दो। ठीक है, तो अब न्यूमेरिकल्स तुमसे अच्छे से होने लगेंगे। लेकिन फिर भी ये जो मैंने सेकंड पोर्शन लिखा है रिव्यू वाला, अगर तुम्हें अभी भी कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही हो तो इधर से पीछे जाओ, ये स्टेप्स फिर से फॉलो करो, तुम्हारे लेक्चर नोट्स रिवाइज करो, उस कॉन्सेप्ट के और एडिशनल पॉइंट्स लिखो बुक थ्योरी पढ़ते हुए, उसके कई सारे और सॉल्व्ड एग्जांपल्स करो, और ये हो गई रिव्यू वाली चीज। और फिर उसके बाद इस कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स ट्राई करो। आई एम 100% श्योर तुमसे बन जाएगा। ठीक है, अभी भी नहीं बना तो बार बार ये प्रोसेस रिपीट करो और इसी से चीजें आगे बढ़ेगी। कोई जादू नहीं होने वाला है कि तुम्हें हाँ जादू से कोई कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, मेहनत तो करनी पड़ेगी यार। ठीक है, तो दिस इज द वे।
फिर उसके बाद आते हैं तीसरी चीज पे, दैट इज टेस्ट प्लान। अब टेस्ट प्लान क्या है, दो चीजें, एक तो मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब तुम इसमें जिसमें भी इन्वॉल्व हो, तुम्हें कई सारे टेस्ट होते होंगे, पार्ट टेस्ट होते होंगे, तो उसके थ्रू तुम जज कर सकते हो कि तुम्हें कितना चैप्टर आया। और दूसरा बेस्ट तरीका है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर यार एक अरिहंत की सॉल्व क्वेश्चंस की बुक आती है, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज एक होती है, उसको तुम अच्छे से पढ़ोगे ना, तो जो चीज तुमने इधर पढ़ी अगर एट द एंड तो उसका टेस्ट दे दोगे, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ यार एग्जाम में इस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मुझे इतना समझ में आया इस चैप्टर पे। आ रही है बात समझ में? तो ये तीन में से एक भी स्टेप मिस किए बिना या अपने दिमाग के हिसाब से रीअरेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है? यही ऑर्डर है, पहले क्वेश्चन करना मूर्खता है, पहले कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी बिल्ड करो, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करो, और फिर उसके बाद टेस्ट प्लान देके अपना एनालिसिस करो कि हाँ यार मैं इस सिचुएशन पे अब इस पोजीशन पे स्टैंड करता हूँ। आई बात समझ में? ठीक है, फील आ रही है, चमक रही है ना चीज? सो यार अब हमने ये पूरा प्रोसेस देख लिया। अब इधर जो बुक थ्योरी वाली बात करी थी, तो इधर बुक्स एक बार देख लेते हैं कि कौन से बुक्स किस बच्चे को करना चाहिए। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बेस्ट बुक्स फॉर जेई दैट हेल्प मी टू लैंड इन आईआईटी खड़गपुर उस नाम से बना चुका हूं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा तुम्हें, एक बार तुम वो भी देख लेना। और इधर मैं तुमको एक शॉर्ट में समझा देता हूं कि किस कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट या कौन से 11th 12th या ड्रॉप ईयर में उसको कौन सी बुक सॉल्व करना चाहिए, ठीक है? तो एक बार देखो इधर एचसी वर्मा की जो पार्ट 1 पार्ट 2 है, ये दोनों बुक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका पूरा डिटेल्ड एनालिसिस जो मैंने तुमको बताया वो इस वीडियो में मिल जाएगा। तो इसमें एक बेसिक लेवल से लेके ऊपर लेवल तक की चीजें जो जाना रहती है, या तुम्हारी नींव ही मजबूत नहीं होगी तो तुम ऊपर की इमारत कैसे बनाओगे, ठीक है? चमका। तो उसके लिए एचसी वर्मा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 11th में हो तो पार्ट 1, 12th में हो तो पार्ट 2, ठीक है? ये चीज तुम्हें कंप्लीट करनी है पूरी तरीके से, चाहे वो थ्योरी वाला पोर्शन हो, चाहे वो सॉल्व एग्जांपल हो, चाहे एंड में जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है वो हो, ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, इसको अच्छे से कंप्लीट करो तो तुम्हारा बहुत अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी फिजिक्स में, ठीक है? फिर उसके बाद आते हैं एनसीईआरटी पे। तो एनसीईआरटी या कई स्टूडेंट्स को ये लगता है कि एनसीईआरटी फिजिक्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केमिस्ट्री की तो वी ऑल नो की होती है, लेकिन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो फिजिक्स के एनसीईआरटी इज जस्ट ट्रू लव। तुम पढ़ोगे ना तो तुमको समझ में आएगा। 11th के पोर्शन की मैं नहीं बोलता इतना, लेकिन 12th के जो पार्ट 1 पार्ट 2 है बहुत ज्यादा अच्छे से लिखी गई है किताबें। हाँ उसमें ये बात जरूर है कि जो दूसरे बुक्स में 10 लाइन में समझाया हो, एनसीईआरटी में 4 लाइन में, वो चीज है इनफ नहीं है मेन और एडवांस के लिए, लेकिन नेसेसरी जरूर है। तुमको इसमें से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी और एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करना। फिर उसके बाद एक एग्जाम्पलर भी आती है एनसीईआरटी के साथ की, उसमें बहुत ज्यादा अच्छे न्यूमेरिकल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, वो मेंस में तुमको बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। तो दैट्स माय टेक ऑन एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। फिर उसके बाद यार कुछ बुक्स ऐसी है जैसे हो गई डीसी पांडे हो गई, सिंगेज हो गई बीएम शर्मा सर की, फिर उसके बाद होगी फिजिक्स गैलेक्सी बाय आशीष अरोरा सर, और मेरी पर्सनल फेवरेट जो है प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स बाय अनुराग मिश्रा सर। तो यार ये सारी सीरीज होती है जो बेस्ट बुक्स होती है। इसमें जैसे ये सारे जो ब्रांचेस बताए ना फिजिक्स की जो तुम्हें जेई प्रिपरेशन में है, उनके लिए सेपरेट बुक्स है ये सारी सीरीज में। तो इनमें से कोई भी एक तुम ले सकते हो और उसको करना शुरू करो। अब इसमें भी दो चीजें हैं कि एक होता है कोचिंग मटेरियल। अगर कोई बच्चा ऐसा देख रहा है इस वीडियो को जो प्रॉपर कोचिंग में जाता है, जिसके पास प्रॉपर स्टडी मटेरियल मिला हुआ है, और एक चीज स्पेसिफाई कर दूं कि जैसे अभी सिचुएशन ज्यादा सही नहीं है, तुम्हें डाउट्स पूछने में दिक्कत आएगी, तो तुम्हारे पास सॉल्यूशंस अवेलेबल होना चाहिए। तो ऐसा प्रॉपर स्टडी मटेरियल है तो तुम डेफिनेटली उसको पहले प्रिफर करो अदर देन दीज बुक्स। और जिस बच्चे की जो बच्चा ये नहीं फॉलो कर रहा है उसको इसमें से एक सीरीज बुक करनी है। दोनों साथ साथ लेके मत चलना। अगर ये कर रहे हो तो इसको करने की अभी जरूरत नहीं है, अगर ये कर रहे हो तो इट इज सफिशिएंट एंड मोर देन एनफ, ठीक है? तो एक कोई भी तुम इसमें से कंप्लीट कर सकते हो और इसमें से एक चीज उठा लेना, ठीक है? फिर उसके बाद आते हैं रेस्निक हॉलिडे, ये एक थ्योरी बुक है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जेई के लिए। इरोडोफ और पाथफाइंडर, ये तो ओलंपियाड के लिए ही है बेसिकली फिजिक्स पाथफाइंडर, या बहुत ज्यादा हाई रैंक जो एम करते हैं ओलंपियाड्स में उनके लिए है ये। और इरोडोफ अच्छी किताब है, लेकिन ये एंड के लिए, ऐसा नहीं कि तुम शुरू में लेके बैठ जाओ। जब तुमको ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी
फिर उसके बाद तुम्हारे पास टाइम बचता है तो तुम ये कर सकते हो, उसके पहले मत करना, टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर बात है। फिजिक्स प्रीवियस ईयर सॉल्व बाय आर्यन, मैंने इधर बता ही दिया है कि तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है तो इसी बुक से करना है, और इससे तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग उस चैप्टर की कितनी बनी है एज पर द एग्जाम इज कंसर्न तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई बुक्स की बात। ओके, सो यार आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आई हैव डिवाइडेड दिस वीडियो इनटू 3 पार्ट्स। सो एक आप देख चुके हैं एंड द 2 विल बी कमिंग सून, सो स्टे ट्यून्ड। सो यार आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, एंड मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल्सो अगर आपको कहीं कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या मेरा इंस्टा हैंडल है, आप मुझे पर्सनली भी अपनी क्यूरी सेंड कर सकते हो एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, और अपना टेम्पो हाई रखना है यार, खूब पढ़ाई करो, मेहनत करो और मचा दो। सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड, थैंक यू, सी या।